हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्दभेद। यह किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ चैनल को और साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना है आपने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दभेद। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दो चाहे सेंट्रल लेवल का। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप इसकी थ्योरी क्लास अच्छे से समझते हैं तो आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ साथ एग्जाम में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, शब्दभेद हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण का 4 आधार है। तो शब्दों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? 4 प्रकार से। तो इसमें सबसे पहले तो शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार है आपके? 4। तो सबसे पहला आधार है आपका उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। दूसरा है आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा आधार है आपका रूप या प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और आपका चौथा है आपका अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और उसके बाद हम जानेंगे रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और लास्ट में पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो सबसे पहला इसमें तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज या देसी, और चौथा है आपका विदेशी या विदेशज या आगत शब्द, और 5वां आपका संकर शब्द। तो सबसे पहले आपका हो गया तत्सम, दूसरा आपका तद्भव, तीसरे में देशज या देसी, चौथा हो गया आपका विदेशी या विदेशज या आगत शब्द, और 5वां हो गया आपका संकर शब्द। तो सबसे पहले हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तत्सम शब्द को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे प्रश्न बन जाते हैं। जब हम थ्योरी क्लास के बाद टेस्ट लेंगे तो और आसानी हो जाएगी इन शब्दों को हमें समझने में। तो तत्सम शब्द, तत्सम, देखिए तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका तत् प्लस सम। हलंत लगाया तत् के सामने, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तत्सम का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपका क्या होगा? तत् प्लस सम। लेकिन आगे वाले वर्ड में आपका हलंत लगा होगा स्टार्टिंग में। लास्ट टाइम मैंने आपको वर्णमाला में ऐसे क्वेश्चन समझा रखे हैं। तो देखिए, इसका अर्थ है आपका उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब आजकल आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट, जो पहले वर्ड थे वो आज हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं को कॉपी कर दे रहे हैं और उन्हीं को पेस्ट कर ले रहे हैं। अगर हम कहीं से लेते हैं कोई वर्ड तो क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं और दूसरी जगह हम पेस्ट कर देते हैं। तो तत्सम शब्द हम उसी प्रकार से यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और उसी चीज को हम पेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण में आपका हो गया वायु। वायु कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। दूसरा आपका पत्र, माता, पिता और अग्नि, ये सब हमारे तत्सम शब्द है। उम्मीद करता हूं आपको तत्सम शब्द अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बनाया है, या तद्भव का संधि विच्छेद आपका तत् प्लस भव। आपका देखिए यहाँ पर हलंत लगा है, ये गौर करना है आपका तद्भव के संधि विच्छेद के समय। और तद्भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। परिभाषा वैसे पूछनी जाती है, बस हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव, उसी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ प्रमुख उदाहरण है आपके। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है संस्कृत शब्द, उसके बाद आपका प्राकृत शब्द और हिंदी शब्द।
तो सबसे पहला संस्कृत शब्द है आपका हस्त, और इसका प्राकृत रूप क्या हो गया आपका हत, और इसका हिंदी क्या हो गया आपका हाथ। इसके बाद दूसरा है आपका संस्कृत शब्द उज्ज्वल, और इसका प्राकृत रूप हो गया आपका उज्जल, और हिंदी हो गया उजला। ऐसे संस्कृत शब्द आपका संध्या, और प्राकृत में इसको कहेंगे हम संजा, और हिंदी में सांझ। संस्कृत शब्द है आपका कर्पूर, और प्राकृत में इसको बोलेंगे कपूर, और हिंदी इसका हो गया आपका कपूर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कर्पूर का हिंदी रूप क्या है, तो होगा आपका कपूर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपका पूछा जा सकता है कि कपूर का आपका तत्सम शब्द क्या है, तो कर्पूर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तद्भव और तत्सम में। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद तीसरा है आपका देशज या देसी शब्द। देखिए, देसी आपके देश में खुद का शब्द, देशज दो शब्दों से मिलकर बना आपका देश प्लस जौ, अर्थात इसका मतलब हुआ देश में जन्मा हुआ शब्द। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रमुख है बिंदु, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यक बनकर प्रचलित हो गए हैं। कोई भी एरिया है और उस एरिया में एक वर्ड आपका फेमस हो गया, और उसने उस एरिया में क्या बना ली, अपनी अच्छी सी जगह बना ली, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, वहाँ फेमस हो गया वो वर्ड। वैसे कुछ होते हैं आपके देशज वर्ड, जैसे आप देखिए थैला, ये क्या है आपका देसी शब्द है। ऐसे आपका पेट, लौटा, टांग और गड़बड़, ये आप सब किसके उदाहरण हैं, देशज या देसी शब्द के उदाहरण हैं। चौथा है आपका विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द। तो देखिए, देशज का मतलब देश में जन्मा हुआ, और विदेशज का मतलब हो गया विदेश से आया हुआ। विदेशज विदेश प्लस जौ शब्द से मिलकर बनाया, अर्थात विदेश में जन्मा हुआ शब्द, जो विदेश में जन्मा हो और हमने उसको धीरे धीरे यहाँ क्या कर रहा, अपनाया। देखिए आगत, आगत का मतलब हुआ आपका आया हुआ। देखिए उदाहरण, ऑर्डर, क्रिकेट और कंपनी, ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। लेकिन हमने इन शब्दों को कुछ तो हमने ज्यों के त्यों अपना लिए, जैसे थे, जैसे ऑर्डर, क्रिकेट, तुरंत हमने जैसे थे वैसे उनको अपनी लैंग्वेज में अपना लिया, तो आपके ये विदेशी शब्द हो गए। और कुछ शब्दों को हमने क्या करा, हिंदीकरण या तद्भवीकरण करके अपने उसमें अपना लिया। जैसे देखिए ऑफिसर अंग्रेजी शब्द है या विदेशी शब्द है, तो इसको हमने हिंदीकरण कर लिया और इसको हमने कहा अफसर। ऐसे ही हॉस्पिटल विदेशी शब्द है आपका, तो हमने इसको देसी शब्द में या हिंदीकरण करके इसको कन्वर्ट करके हमने क्या बोल दिया, अस्पताल। ऐसे आपका कैप्टन विदेशी शब्द है और इसका हमने तद्भवीकरण करा और हमने क्या कह दिया उसको, कप्तान। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अरबी शब्द जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। तो सबसे पहला आपका अदालत, तो अदालत आपका अरबी शब्द है। अजीब अरबी शब्द है। अल्लाह अरबी शब्द है। इनाम, आदमी, औरत। आदमी औरत अपोजिट है, आसानी से याद कर सकते हैं। अल्लाह याद कर सकते हैं। अदालत देखिए अरबी शब्द है, ये इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है इंग्लिश में, लेकिन ये अरबी शब्द है। औसत, गणित याद कीजिए, तो गणित अरब से आई, ऐसे याद करके औसत भी याद कर सकते हैं। कब्र, कर्ज, कीमत, किताब, खत और कुर्सी, ये वर्ड आसानी से आ सकते हैं। मैं कुर्सी में बैठकर किताब और खत पढ़ूंगा। नतीजा और तारीख, और किताब पढ़ने का नतीजा भी निकलेगा। तारीख हो गया। तकिया, फिर तकिए में सो जाऊंगा। तरक्की, दवा, हलवाई। किस्मत, इलाज, फैसला, मौलवी, मजबूर, ये सब आपके अरबी शब्द हैं। दिमाग, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, अरबी शब्द। मुहावरा भी आपका अरबी शब्द है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। दुनिया, दुनिया बहुत जालिम है, ये भी अरबी शब्द है। मुकदमा अरबी शब्द। मुश्किल, ये भी अरबी शब्द है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप इनको 2-3 बार देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको याद हो सकते हैं। देखिए अदालत, औसत, नतीजा, मुहावरा, दुनिया। अजीब, कब्र, कर्ज, अल्लाह, कीमत, तारीख, तकिया, दिमाग, मुकदमा। मजबूर, मुश्किल, इनाम, आदमी, औरत, किताब, खत, कुर्सी, तरक्की, दवा, हलवाई, किस्मत, इलाज, मौलवी और फैसला। आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करना है, एग्जाम के टाइम आपका दिमाग काम करेगा और आसानी से ये सब आपको याद आ जाएंगे। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंग्रेजी शब्द जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अपील पूछा गया है। कोर्ट,
मजिस्ट्रेट भी पूछा गया है, जज, पुलिस, टैक्स, ये सब आपके अंग्रेजी शब्द हैं। मलेरिया, साइकिल, ऑपरेशन, सब अंग्रेजी शब्द हैं। चॉकलेट जो हम रेगुलर खाते रहते हैं, टिकट, रेलवे टिकट, नर्स, हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स मिलती है, ऑपरेशन, और साथ साथ में आपका यहाँ पे होगा डॉक्टर। ये डॉक्टर भी आपका देखिए, डॉक्टर, नर्स, ऑपरेशन। तो आपका ये कौन से शब्द हो गए हैं आपके अंग्रेजी शब्द, आसानी से याद कर सकते हैं रिलेट करके। बिस्किट, बिस्कुट हो गया आपका, चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी, ये भी सब अंग्रेजी, 3 वर्ड एक साथ हो गए, चॉकलेट, बिस्कुट और टॉफ़ी, अंग्रेजी शब्द। अब देखिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कैंसर भी आपका बीमारी से संबंधित हो, आसानी से याद हो सकता है। मनी ऑर्डर, पार्सल, आप देखिए कहाँ जाते हैं इसके लिए, पोस्ट ऑफिस, याद हो सकता है। स्टेशन, पेंसिल, पेन, देखिए पेंसिल पेन स्टडी के टाइम याद हो सकता है कि अंग्रेजी शब्द है। गैस, खाना बनाते हैं इसमें। लैंप, तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो मुझे लगता है ये आसानी से आपको याद हो सकते हैं। बस प्रॉपर तरीके से इसको एक बार आपने देखना है और रिवीजन करना है। नेक्स्ट है आपका फारसी शब्द। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए आतिशबाजी, दिवाली में जो आतिशबाजी होती है वो फारसी शब्द है। आमदनी, जो हम मेहनत करते हैं उसके बाद जो आमदनी होती है वो भी आपका फारसी शब्द है। आराम, हराम है जो नेहरू जी के हैं, तो आराम, हराम में भी आपका आराम आपका फारसी शब्द है। आवाज़, मुझे आवाज़ दो, आपका फारसी शब्द। किशमिश जो हम खाते हैं ये भी आपका फारसी शब्द है। खुदा, ये भी आपका फारसी शब्द है। सरकार, जो भी बीजेपी सरकार है, ये भी आपका फारसी शब्द है। दीवार, अमिताभ बच्चन की दीवार, फारसी शब्द। साल, पेड़, दुकान भी आपका फारसी शब्द। जलेबी, हम अक्सर खाते रहते हैं, ये आपका फारसी शब्द है। ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपको ये आसानी होगी। 1-2 बार आप इसको वीडियो देखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, ये शब्द याद हो जाएंगे। जादू, मजदूर, सरदार, सितार, देखिए सरदार जी सितार बजाते हैं फारस में जाकर, आसानी से याद हो गया। नापसंद। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली शब्द। तो अलमारी पूछा गया है, आल्पिन, ये आपके पुर्तगाली शब्द है। काजू, आप ये सोच सकते हैं कि पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आए और साथ में क्या लाए आपके, काजू। कर्नल, पुर्तगाली शब्द है। कमीज, संतरा जो हम खाते हैं वो भी आपका पुर्तगाली शब्द है। फीता, पादरी, पादरी के बाद आता है आपका बाल्टी, ये भी आपका पुर्तगाली शब्द है। बोतल भी आपका पुर्तगाली शब्द है। तो देखिए पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, अलमारी, आल्पिन, काजू, कर्नल, कमीज, संतरा, फीता, पादरी, बाल्टी और बोतल। ऐसे आपके फारसी शब्द आतिशबाजी, आमदनी, आराम, आवाज, किशमिश, सरदार, सितार, मजदूर, जादू, नापसंद, दुकान, जलेबी, साल, दीवार, खुदा और सरकार। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और ये आसानी से याद हो जाए। इसके बाद है आपका जापानी शब्द, रिक्शा और साइनारो। बस 2 शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपने 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, रिक्शा और साइनारो। अब हम पढ़ेंगे चीनी शब्द। 4 प्रमुख चीनी शब्द हैं, तो प्लीज आपने इसको एक बार सुनोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चाय और चीनी, देखिए चाय में हम क्या डालते हैं, चीनी, तो ये दोनों शब्द हो गए आपके चाइनीज शब्द। और इसके बाद चीकू और लीची, ये भी आपके चीनी शब्द है। तो 4 प्रमुख शब्द आसानी से आपको याद हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका संकर शब्द। तो इसकी परिभाषा है 2 विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। देखिए 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द आपके संकर शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ प्रमुख उदाहरण है जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। देखिए आपका छाया, तो छाया शब्द आपका क्या है, संस्कृत से लिया गया है। और दार, जो आपका दार शब्द है आपका फारस से लिया गया है, तो दोनों ने मिलाकर आपका क्या वर्ड बनाया, छायादार। तो छायादार आपका क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। ऐसे ही पान, पान आपका हिंदी शब्द है। और दान, दान आपका फारसी शब्द है। तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, पान दान, और ये क्या हो गया आपका संकर शब्द। ऐसे ही सील आपका अंग्रेजी शब्द है और बंद आपका फारसी शब्द है, तो दोनों ने मिलकर बना लिया सील बंद, और ये भी आपका एक संकर शब्द बन गया। और लास्ट है इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपका ये क्या है, रेल। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी, गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया आपके रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है और प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। दूसरा आपका शब्दों का वर्गीकरण का आधार, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
तो देखिए रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा आपका योग रूढ़। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। देखिए जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। देखिए इसके उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आपका दिन, घर, घोड़ा और चावल। तो ये सब आपके रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। देखिए अगर हम चावल को क्या करेंगे? खंडों में विभाजित करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? चा प्लस वल। तो देखिए चा प्लस वल क्या है आपका? ये निरर्थक खंड है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा है आपका यौगिक। देखिए यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। इसकी छोटी सी परिभाषा है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूं छोटी सी डेफिनेशन है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसके उदाहरण है विद्यालय। देखिए विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या प्लस आलय। पूछा जाता है क्वेश्चन भी, और इसका अर्थ क्या होगा? विद्यालय का आलय। ऐसे राजपुत्र, राजपुत्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस पुत्र, अर्थ होगा आपका राजा का पुत्र। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। तो आपके यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। सबसे पहला होता है आपका उपसर्ग, दूसरा है आपका प्रत्यय और तीसरा आपका समास। अभी तक हमने उपसर्ग भी नहीं पढ़ रखा है, प्रत्यय भी नहीं पढ़ रखा है, समास भी नहीं पढ़ रखा है। धीरे धीरे हम हिंदी को क्लियर कर लेंगे जब तक हमारे एग्जाम पास होंगे। अगला है हमारा योग रूढ़, और इसकी छोटी सी परिभाषा है जिसको हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ में हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो देखिए योग रूढ़ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ में हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए उदाहरण, पीतांबर, लंबोदर, दशानन, गिरधारी, हनुमान इत्यादि शब्द आपके योग रूढ़ शब्द हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं आपका जलज। देखिए जलज का अर्थ क्या होता है? जल से जन्मा। जलज का अर्थ होता है जल से जन्मा, किंतु विशेष अर्थ में यह केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है। देखिए विशेष अर्थ में क्या होता है? कोई विशेष अर्थ देता है। हमारे योग रूढ़ शब्द की परिभाषा है, तो हमने जलज को उदाहरण लिया, उसका अर्थ है हमारा जल से जन्मा, किंतु क्या है? विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त होता है, यानी कमल का पर्यायवाची हो गया आपका जलज। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, अगर हमें शब्द छांटने आए योग रूढ़ और रूढ़ ऐसे, तो हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है बहुब्रीहि समास, अभी हमने नहीं पढ़ रखा है। तो बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। तो हम आसानी से अगर बहुब्रीहि समास को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो योग रूढ़ शब्द भी आसानी से समझ लेंगे। समास में नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक बार हमारे शब्द वाले क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद। अगला है आपका जो शब्दों का वर्गीकरण करने का आधार है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के बारे में। तो विकारी शब्द की परिभाषा है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। देखिए वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। देखिए जैसे हमने उदाहरण ले रखा है, लड़का दौड़ रहा है। अगर हम इसमें क्या करेंगे? वचन को परिवर्तन करेंगे तो लड़का एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के दौड़ रहे हैं। आसानी से आपको ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा उदाहरण है लड़का पढ़ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? लिंग परिवर्तन करेंगे। तो लड़का पढ़ रहा है तो लड़का का क्या हो जाएगा आपका? लड़की। तो लड़की पढ़ रही है। देखिए इसमें कुछ प्रमुख बिंदु और हैं। संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ये सभी क्या है, विकारी शब्द हैं, पूछे जाते हैं। तो संज्ञा आपका क्या हो गया, विकारी शब्द। सर्वनाम में जितने शब्द आएंगे वो सब आपके विकारी, विशेषण भी आपका विकारी शब्द है और क्रिया शब्द भी आपका विकारी शब्द है। देखिए संज्ञा के उदाहरण, आपको संज्ञा की परिभाषा सबको आती है, किसी स्थान, व्यक्ति, जाति, जो भी नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। भी मैं ढंग से दोबारा पढ़ाऊंगा। जैसे जयचंद, लड़का और सोनू, ये सब क्या हो गए, संज्ञा के उदाहरण। ऐसे सर्वनाम जो इनके बदले यूज होते हैं संज्ञा के, मैं, तू, वह और जो, तो ये क्या हो गए, आपके सर्वनाम के उदाहरण हो गए। देखिए दूसरा है आपका सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण मैं, तू, वह, उसे, जो, कौन और कोई, ये शब्द क्या आपके सब सर्वनाम है। देखिए नेक्स्ट है आपका विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। उदाहरण में हो गया अच्छा, बुरा, नीला या सरल। आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है, ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिया। ये मैं आपको अच्छे से बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, खेलना, सोना, जगना। देखिए कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। हम सोते हैं, जगते हैं, खेलते हैं, सब क्रिया के उदाहरण है, मतलब किसी को कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हमारा विकारी के बाद है अविकारी शब्द। इंपॉर्टेंट है, इससे भी अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो इसकी परिभाषा है, तो परिभाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं। देखिए एक से रहने का मतलब है वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो अभी कभी भी बदल नहीं सकते हैं। देखिए लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए विकारी शब्द में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, और ये आपके अविकारी शब्द तो इनमें क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। उदाहरण क्या है इनके, आज और मैं क्या है, अविकारी शब्द के उदाहरण है। इत्यादि शब्द और हैं जो अविकारी शब्द के उदाहरण है। देखिए प्रमुख बिंदु, सभी प्रकार के अवयव अविकारी शब्द होते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रकार के शब्द क्या हो गए, अवयव हो गए। सबसे पहले आप देखिए अवयव के भेद। वैसे मैंने आपको अवयव पढ़ा नहीं रखा है, नेक्स्ट टाइम हम ये भी पढ़ेंगे। तो अवयव के भेद, क्रिया विशेषण अवयव, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अवयव में कौन कौन से शब्द आते हैं, आज, कल, अब, यहाँ, वहाँ। अभी हम शॉर्ट अगला है आपका संबंध बोधक अवयव। इसके उदाहरण है मैं, से, पर, पीछे और नीचे। ऐसे समुच्चय बोधक, इसके उदाहरण हो गए और, परंतु, इसलिए। समुच्चय बोधक मतलब एक दूसरे को जोड़ना। इसके बाद है आपका विस्मयादि बोधक। इंपॉर्टेंट है, उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे राम राम, या अल्लाह, वाह। किसी चीज को हम अगर सुन के घृणा, प्यार की भावना आती है, हर्ष का भावना आता है, तो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट टाइम हम जब अव्यय करेंगे तो हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका चौथा, जिसमें हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला हो गया आपका एकार्थी, दूसरा हो गया आपका अनेकार्थी, तीसरा आपका समानार्थी या पर्यायवाची, और चौथा है आपका विपरीतार्थी या विलोम शब्द। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। तो देखिए एकार्थी, सिंपल सी परिभाषा, एक जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता हो, क्या हो गया आपके एकार्थी शब्द। पॉइंट है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता है, जैसे उदाहरण है गंगा, पटना और मार्च। ये सब आपके आ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एकार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। इसमें इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। देखिए एकार्थी में केवल एक अर्थ निकलता है, और अनेकार्थी में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। उदाहरण देखिए कर, तो कर का आपका अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं, हाथ। कर का अर्थ क्या क्या होता है, हाथ होता है, और टैक्स भी होता है। ऐसे कनक, तो कनक का अनेकार्थी शब्द क्या हो सकता है, सोना भी हो सकता है और धतूरा भी हो सकता है। दोस्तों अब तीसरा है आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। देखिए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो शब्द समान अर्थ देते हैं। छोटी सी परिभाषा है, बस इसके उदाहरण प्रमुख होते हैं। इसके बाद में उदाहरण में जो प्रमुख हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको अलग से एक चैप्टर में शामिल करूंगा। तो देखिए इसके उदाहरण है, जैसे सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, रवि, भानु, भास्कर, सविता और आदित्य। ये सब आपके किसके उदाहरण है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे आपका कामदेव, तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द मनोज, मयन, रतिपति
और मीन केतु, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। ऐसे बिजली, तो बिजली के पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत और क्षण प्रभा। तो ये आपके बिजली के पर्यायवाची शब्द हो गए। और आज का लास्ट क्लास का पॉइंट है आपका विलोम या विपरीतार्थी शब्द। अब देखिए, समानार्थी समान अर्थ दे रहे हैं तो विपरीतार्थी या विलोम शब्द क्या होंगे? विपरीत अर्थ का बोध कराएंगे। तो इसके उदाहरण हो गए जैसे पाप, तो पाप का विपरीत क्या हो जाएगा? पुण्य। गुरु, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट लघु। और ऐसे अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अवार्चीन का प्राचीन, अधुनातन का पुरातन, तिमिर का प्रकाश। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और आप प्लीज़ इसको रिवाइज करिए तो आपको और प्रॉपर तरीके से ये सब समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द भेद कराया जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।